दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं जीव विज्ञान की पहली क्लास लेकर हाजिर हूं, लेकिन यहां स्क्रीन पर आपको 551 नंबर की क्लास नजर आ रही है। देखिए अब तक मैं आपको 8 विषय पढ़ा चुका हूं। ये बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ये हमारा 9वां विषय है। 8 विषय में पूरा एंशिएंट यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मिडावल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत का इतिहास, ये डिटेल में पढ़ा दिया 3। उसके बाद पूरा संविधान आपको पढ़ा दिया गया, पूरा विश्व का भूगोल आपका पढ़ा दिया गया, पूरा भारत का भूगोल आपको पढ़ा दिया गया, पूरा भौतिक विज्ञान पढ़ा दिया गया और पूरा रसायन विज्ञान पढ़ा दिया गया। कुल 8 विषय मैं आपको डिटेल में पढ़ा के समाप्त कर चुका हूं। ये हमारा 9वां विषय है और आज जो हम क्लास कर रहे हैं 30 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन 16,500 सवाल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक पढ़ा चुका हूं। आज की क्लास देखते हैं तो 16,501 से लेकर 16,530 पर हम लोग चर्चा करने वाले, ठीक है। और बायोलॉजी के अंतर्गत जो हमने टॉपिक चूज किया है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने चूज किया है जीवों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पढ़ने का भी बड़ा इच्छा होता है कि सबसे विशालतम जंतु कौन सा है, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा है, सबसे बड़ा सर्प, सबसे बड़ी मछली, ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा आपको पढ़कर। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा हमारे पेड कोर्सेज भी आ चुके हैं, हमारे इंडिविजुअल बैच आ चुके हैं दोस्तों। सिंगल में बैच बनाए, जैसे हिंदी का कंप्लीट हिंदी एक बार पढ़िए, इसके बाद आपको दोबारा हिंदी नहीं पढ़ना। इसी तरह कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, एक बार इतिहास का बैच पढ़ लीजिए। आगे से आपको प्री छोड़िए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी आपको अलग से कुछ बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना विधिवत यहां पढ़ाएगा। और इसी तरह से संविधान की अब बैच भी आ चुका है। धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट पर मैं तैयारी कर रहा हूं और आप सभी के लिए बैच बना रहा हूं। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए। हमारी क्लास में डेमो के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी गई है, जिसे आप जाइए देखिए। पसंद आए तो क्लास ज्वाइन कीजिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। क्लास सारी जो है स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है, इसी ऐप पर दोस्तों सारी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल है कि विश्व का विशालतम जंतु कौन है? पूरे संसार का सबसे बड़ा जंतु। विशालतम मतलब क्या हो गया? याद रखेगा, विशालतम का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा जंतु, ठीक है। सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा जंतु, ये पूरे विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा जंतु किसे कहा जाता है? तो याद रखेगा वेल को। किसे कहा जाता है दोस्तों? वेल को, ठीक है। वेल क्या दोस्तों? वेल मछली है, ठीक है, मछली। और इसे दोस्तों क्या माना गया है? पूरे विश्व का सबसे विशालतम जंतु। इससे विशाल कुछ भी नहीं है। अच्छा, वेल में कई सारी वेल आती हैं, तो कई बार जैसे देता है कि अलग अलग वेल, तो याद रखेगा ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नीली वेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये नीली वेल की बात कर रहे हैं। या अच्छा, दिमाग में भी आता होगा सर ये नीली वेल कितनी बड़ी है कि इसको हम इतना विशाल मान लिए हैं क्या? हाथी से, अरे हाथी छोड़िए, कई सैकड़ों हाथियां दोस्तों यहां आ जाएगी। इसकी लंबाई की बात करूं, 30 मीटर की लंबाई है। 1 मीटर में लगभग 3 फुट होता, उससे ज्यादा ही होता, कम नहीं। समझ रहे हैं? अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो आप कल्पना खाली करिए कि इसकी लंबाई जो है दोस्तों ये कितना है? 30 मीटर लंबाई है, ठीक है। इसी मीटर को फिट में देखेंगे तो 30 तिहाई 90 फीट की है मछली। 90 फीट, समझ रहे हैं? 90 फीट कितना होता है? हम तो 5 फीट कुछ इंच के हैं, 90 फीट की मछली है। अब बताओ क्या इससे बड़ा कोई धरती पे जीव हो सकता है? हाँ, ऐसे पढ़ने का मजा अलग है। हाँ, तो इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल बड़ा टेक्निकल है। कर सबसे विशाल स्थलीय स्तनी, ठीक है। देखो ये जो वेल है दोस्तों ये भी स्तनधारी है, ठीक है। ये वेल भी दोस्तों क्या है? यह भी स्तनी प्राणी है। स्तनी किसे कहते हैं? जो अंडे नहीं देते, जो बच्चे देते हैं उसको स्तनी कहते हैं। स्तनी का तात्पर्य क्या है? स्तनी का तात्पर्य है जो बच्चे देते हैं। बस इतना आप समझिएगा। स्तनी का मतलब क्या हो गया? जो जीव बच्चे देते हैं, बच्चे देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्तनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन सभी मछलियां स्तनी नहीं होती हैं, मछलियां अंडे देती हैं, ठीक है। मछलियां जो होती हैं वो अंडे देती हैं, इसलिए मछली को स्तनी में नहीं रखते हैं। और वेल जो है दोस्तों ये मछली होते हुए भी दोस्तों स्तनी है। तो एक चीज यहां भी इंडिकेट करिएगा इस चीज को और याद रखिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब हम पढ़ते हैं। मामला यहां स्थली का है, जबकि वेल जो है दोस्तों ये तो जली थी।
ये तो जल में रहने वाली तो जली है, तो स्थली तो है नहीं, तो स्थली पूछेगा तो हाथी बताइएगा। अब हाथी तो बहुत वैरायटी के होते हैं, हाथियों में अफ्रीकी हाथी जो है, अफ्रीकन हाथी, वो दोस्तों सबसे बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे यहां पर, याद रखेंगे अफ्रीकी हाथी। ठीक है, अफ्रीकी हाथी याद रखेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्थली स्तनी की, किसकी बात करूं, कभी भी स्थलीय स्तनी पूछ दे, ठीक है, क्योंकि हाथी अंडे तो देगी नहीं, तो बच्चे देगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। और इसका वजन कितना है, तो औसत वजन जो है दोस्तों लगभग 6 टन है। ठीक है, इसका वजन ध्यान देंगे, इसका वजन कितना है, तो लगभग 6 टन इस हाथी का वजन होता है। ये कुछ इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा। जैसे यहां हम लोगों ने लंबाई देखा 30 मीटर की लंबाई, चाहे मीटर का ये फीट में कन्वर्ट कर देंगे तो 90 फीट हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। उसी तरह से ये जो अफ्रीकन हाथी है, एलिफेंट है, इसका वजन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 6 टन इसका वजन है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि सबसे बड़ा सर्प कौन सा है। देखिए बड़ा पूछा है, विषैला नहीं। ये कोबरा ओबरा के पास अभी मत जाइए, कोबरा भारत में पाया जाने वाला सबसे विषैला सर्प है, अभी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ये पूछ रहा है सबसे बड़ा सर्प, तो सबसे बड़ा सर्प कहा जाता है अजगर को। किसे कहा जाता है, अजगर को। ठीक है, सबसे बड़ा सर्प किसके कहते हैं, अजगर को। जो भारत में दोस्तों अजगर पाया जाता है, कम विषैला होता है। अजगर की लंबाई जो होती है, अगर मैं इसकी लंबाई पर बात करूं तो लगभग 6 मीटर। ठीक है, लगभग 6+ मीटर। ठीक है, 6+ मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, 6 मीटर, कभी कभी 6 मीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो जाता है। तो 1 मीटर में 3 फुट, तो 6 मीटर हो जाएगा 12 फीट के बराबर। तो अगर फीट में इसे कन्वर्ट कर देंगे तो लगभग 12 फीट हो जाएगा। ये दोस्तों सर्पों में बात करेंगे तो सबसे बड़ा सर्प दोस्तों इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहीं कहीं पे तो अजगर को, कुछ लोग हरा एनाकोंडा को आंसर मानते हैं। ठीक है, अभी एक ऑप्शन ये है, कभी कभी मान लीजिए आपको दूसरा ऑप्शन मिल सकता है, हरा एनाकोंडा। ठीक है, हरा एनाकोंडा। ठीक है, हरा एनाकोंडा याद रखेगा। कुछ लोग हरा एनाकोंडा को मानते हैं, कुछ लोग अजगर को मानते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या दिया है, दोनों तो नहीं देगा, या तो अजगर देगा या तो हरा एनाकोंडा देगा। अभी आगे मैं ऐसे बहुत सारे सवाल बताऊंगा आपको जहां 1-1, 2-2, 3-3 ऑप्शन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो उस चीज को आपको रटना पड़ेगा, चाहे जैसे याद तो रखना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम में अजगर का ऑप्शन भी आ सकता है या हरा एनाकोंडा भी आ सकता है, मैं कह रहा हूं दोनों चीजें याद रखो। ठीक है, आगे चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी मछली, भाई आकार की ही तो बात कर रहा होगा, तो याद रखेगा सबसे बड़ी मछली, अभी हमने पीछे ही आपको बताया था कि सबसे बड़ी मछली जो है वह मानते हैं नीली व्हेल को, क्योंकि इसकी जो लंबाई थी वो हम लोगों ने पढ़ा था लगभग 30 मीटर। कितना पढ़ा था, इसकी लंबाई जो हम लोगों ने देखा था लगभग 30 मीटर की लंबाई देखा था। ठीक है, तो कुछ लोग इसे मानते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये नीली व्हेल न दे करके व्हेल शार्क दे देता है। क्या दे देगा, अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है। अरे भाई हमें नहीं पता ना आपका एग्जामिनर के दिमाग में क्या आ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्ट दिए गए हैं। ऐसे में उसके दिमाग में क्या चल रहा है मैं क्या जानूं। मैं आपको नीली व्हेल पढ़ाया, एग्जाम में नीली व्हेल के जगह व्हेल शार्क दे दे, व्हेल शार्क, जबकि व्हेल मछली अलग है, शार्क मछली अलग होती है, लेकिन एक व्हेल शार्क अलग प्रजाति है। कुछ लोग दोस्तों इसको बोलते हैं, एक और मछली है रीनोडॉन, डॉन शब्द लगा उसमें, डॉन, कुछ लोग उसे सबसे जो है बड़ी मछली मानते हैं। तो रीनोडॉन टाइपस याद रखेगा, कभी कभी ऑप्शन में देगा रीनोडॉन टाइपस। क्या देगा, रीनोडॉन टाइपस। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों इसे भी मानते हैं। तो हो सकता है नीली व्हेल मिल जाए, हो सकता है व्हेल शार्क मिल जाए, हो सकता है रीनोडॉन टाइपस मिल जाए। मैं कह रहा हूं तीनों को याद रखेगा, ये अपने दिमाग में रखेगा। ठीक है, सबसे बड़ी मछली पूछा था और तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है। अच्छा, एक मैं काम करता हूं, एक जरूरी चीज है, इसकी नंबरिंग मत करिए आप, नंबरिंग की जगह दोस्तों स्टार लगा के रख लीजिए, ज्यादा सही है। ठीक, नंबरिंग करने पे पता चलेगा कि आपको ये समझ में आना आ जाए कि भाई नंबरिंग का मतलब है कि सबसे बड़ा ही उसके बाद ये,
मैंने अगर नंबरिंग कर दिया तो आपको ये समझ कि नीली व्हेल से छोटी होती है व्हेल शार्क और उससे छोटी होती है रिनोडॉन टाइपस, तो ये तो मतलब उसका है नहीं। इसी तरह पीछे भी सुधार कर लीजिए, ये जो मैं 1 2 यहां लिखा था इसको भी सुधार लीजिए, ठीक है। 1 2 की जगह सीधा सीधा क्या करिए, इसको स्टार लगा के रख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। स्टार लगा के, ठीक है, कि भाई ये दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इसे आप जो है समझ लीजिए। भाई समझ रहे हैं ना, 1 2 लिखने से फिर वो लिखना ये गड़बड़ हो जाएगा, लोगों को लगे नहीं बड़े के बाद छोटे का क्रम है, तो ये लोग सोचेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा सबसे पुराना प्राइमेट दोस्तों कौन सा है, ठीक है। सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है। अच्छा पहले ये सब छोड़िए, पहले बताइए प्राइमेट का मतलब होता क्या है। पता चला मैं पढ़ाया और चल दिया, और बच्चा यहां प्राइमेट का मतलब ही नहीं जानता है। प्राइमेट कहा जाता है नर वानर को। किसे कहा जाता है, नर वानर, ठीक है, वानर। या हम कह सकते हैं वन में रहने वाले नर, वन में रहने वाले नर। पुराने समय में एकदम आदिकाल में जाएंगे तो प्राइमेट जो होते थे जंगलों में निवास करते थे, ठीक है, और नर वानर इन्हें कहा जाता था। और सबसे पुराना जो प्राइमेट है वो लीमर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लीमर। किसे कहा जाता है, सबसे पुराने प्राइमेट का नाम क्या है दोस्तों, लीमर। उसे हम लीमर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में ये ऑप्शन में मिलेगा तो आप अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा। करा सबसे बड़ा मोलस्का कौन सा है, ठीक है, मोलस्का। देखिए आपने कई सारे संघ के बारे में पढ़ा होगा, ऐसे मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, आपका सीलेंट्रेटा हो गया, ऐसे। अच्छा ये सब जो जीव है ना, ये अकशेरुकी जीव और कशेरुकी जीव में जब हम अध्ययन करते हैं, जल में रहने वाले जीवों का अध्ययन करते हैं, तो ये हम वैरायटी देखते हैं। तो मोलस्का जो है दोस्तों, सबसे बड़ा मोलस्का ये ज्वाइंट स्क्विड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ज्वाइंट स्क्विड। ज्वाइंट स्क्विड को क्या कहते हैं, हम सबसे बड़ा मोलस्का मानते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के बाद दोस्तों ये जो मोलस्का होता है अकशेरुकी जंतु में ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पे ना हो तो नोट कर लीजिएगा कि आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का संघ अकशेरुकी प्राणियों का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अच्छा यहां एग्जाम में कई बार आता है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो क्या बताएंगे, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है, तो मोलस्का का नाम बताइएगा, ये आप याद रखेंगे। और मोलस्का में ज्वाइंट स्क्विड दोस्तों आप याद रखेगा जवाब अपना, कि ज्वाइंट स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा मोलस्का संघ का प्राणी कहा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप गूगल सर्च करके एक बार देखना पड़ेगा। देखिए क्विज वाला लेक्चर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर डिटेल में कब पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ना है तो विजिट कीजिए हमारे पेड क्लास में। इतना विधिवत मैंने पढ़ाया, इतना विधिवत पढ़ाया है कि उस प्राइस में और उस गुणवत्ता की क्लास आज तक आप देखे नहीं होंगे। आप कहेंगे नितिन सर अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं। पैसा मत खर्च करो, डेमो देख लो, पढ़ के देखो। एक बार कोई भी विषय आपने पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया तो बिना इतिहास पढ़े नहीं रह पाओगे, बिना विज्ञान पढ़े नहीं रह पाओगे, फिर अपने आप को आप समर्पित कर दोगे मेरे पास, मुझे पता है। क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है, क्या चाहिए बच्चों को, अच्छी क्लास चाहिए, ऐसी क्लास चाहिए जिससे उनका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और उनको पढ़ने में मजा आए, ज्यादा प्रेशर नहीं हो, पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिले, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बस यही चाहिए हर बच्चे का यही ख्वाब, हर बच्चे का यही ख्वाब। और वो स्टडी 91 देता है। एआई से दुनिया चाहे जितनी आगे चली जाए, जितना भी आगे चली जाए, वो कभी इस चीजों को तोड़ नहीं सकता, पीछे नहीं कर सकता। तो एक बार मौका दीजिए, जुड़िए, यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाकी सब आपकी मर्जी है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा दोस्तों कौन सा है, सबसे पुराना आर्थो। अच्छा यहां कंफ्यूज मत होएगा, सबसे पुराना प्राइमेट दोस्तों किसे कहा गया था, सबसे पुराना प्राइमेट, ठीक है, ये हमने कहा था लीमर को। किसे कहा था दोस्तों, लीमर। लीमर है क्या दोस्तों, लीमर एक तरह का नर वानर था, ठीक है, जंगल में रहने वाला, ये सबसे पुराना प्राइमेट था। अभी पूछा सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो आर्थ्रोपोडा में कई सारे हैं,
कई सारे हैं। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम लिखिएगा ट्राइलोबाइट्स। क्या लिखेंगे? ट्राइलोबाइट्स। थोड़ा दूर लिखता हूं मैं, ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स, कुछ लोग ट्राइलोबाइट्स को मानते हैं, कुछ लोग पेरिपैटस को मानते हैं, कुछ लोग किसे मानते हैं? सबसे पुराना आर्थ्रोपोडा किसे मानते हैं? पेरिपैटस। पेरिपैटस, ठीक है। कुछ लोग पेरिपैटस को सबसे पुराना मानते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अच्छा, इसमें आता कौन है? आर्थ्रोपोडा हम किसे रखते हैं? ये जैसे मकड़ी हो गई, चींटियां हो गए, तिलचट्टे हो गए, जिनका शरीर कई खंड में विभाजित होते हैं, ठीक है। तो लिखेगा चींटियां, मकड़ी, तिलचट्टे आदि, ठीक है, आदि कीड़े जिनका शरीर कई खंड में बंटा होता है। यह पहचान है, कई खंड में बंटा होता है। जैसे हम लोगों का शरीर कई खंड में नहीं है, एक ही खंड में जुड़ा हुआ। उन लोगों का देखेंगे तो जैसे लगता है अलग अलग से जोड़ा गया है, टांग लाग कहीं जोड़ा गया, मुंह कहीं से जोड़ा गया, ऐसे लगता है बनाया गया उनको, ठीक है। तो ये चींटी, मकड़ी, तिलचट्टा और मच्छर, जितने भी कीड़े, बिच्छू वगैरह, बिच्छू का डंक को देखिए, इससे लगेगा पॉइंट पॉइंट पे उनको जोड़ा गया है, ठीक है। तो जितने इस तरह के कई खंड वाले शरीर होते हैं सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ भी कहा जाता है, ठीक है। लिखेगा सबसे बड़ा संघ, आर्थ्रोपोडा को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा संघ। किसका सबसे बड़ा संघ? अकशेरुकी जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। और हम लोग किस में आते हैं? कशेरुकी जंतु हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुकी में आ जाते हैं। पहचान है, अब आइएगा कभी क्लास में तो हम चर्चा करेंगे। अभी तो आप रैंडमली दोस्तों इस तरह से पढ़ते चलिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कह सबसे बड़े सीलेंट्रेट, चाहे सीलेंट्रेट कहिए, चाहे कहीं कहीं पे मिलेगा सीलेंट्रेटा। क्या मिलेगा? सीलेंट्रेटा, ठीक है। तो सीलेंट्रेट लिखा हो या सीलेंट्रेटा लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे बड़ा सीलेंट्रेटा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसमें भी कई लोग साइनिया को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कई लोग साइनिया। आपके एग्जाम में भी ऐसा ही ऑप्शन आएगा, साइनिया को सबसे बड़ा, स से साइनिया, स से सीलेंट्रेट मानते हैं, ठीक है। और कई लोग वो देखा होगा आपने समुद्री मछली में जेलीफिश का नाम सुना होगा, कई लोग जेलीफिश को मानते हैं, ठीक है। कई लोग जेलीफिश को सबसे बड़ा क्या मानते हैं? सीलेंट्रेटा वाला जंतु मानते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह कई लोग वो जो कोरल भित्ति नहीं बनी होती है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है, कुछ लोग कोरल भित्ति को भी मानते हैं, ठीक है। कोरल भित्ति, जिसे आप मूंगा चट्टान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ी जो मूंगा चट्टान है ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ये कहां पर दोस्तों? ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान है। ये मूंगा चट्टान वगैरह भी कहां रखा जाता है? इनको भी सीलेंट्रेटा में रखा जाता है। तो भाई ग्रेट बैरियर रीफ बहुत बड़ा है, इसलिए दोस्तों इसको एक साथ काउंट कर लिया गया और उसको सबसे बड़ा सीलेंट्रेटा में रख दिया गया, ठीक है। तो अब न जाने क्या ऑप्शन दे दे, पता नहीं कोरल रीफ ऑप्शन में मिल रहा है, मूंगा चट्टान ऑप्शन में मिल रहा है, जेलीफिश ऑप्शन मिल रहा है, या फिर साइनिया ऑप्शन में मिल रहा है। साइनिया, ठीक है, ये न पे छोटी की मात्रा है, साइनिया, ठीक है। तो अब एग्जाम में देखिएगा कि क्या ऑप्शन में दिया गया है, उसी अनुरूप दोस्तों आपको अपना जवाब जो है देना होगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल है कि सबसे पुराना अस्तनी कौन सा है? सबसे पुराना अस्तनी, और अस्तनी मतलब क्या है? जो जीव बच्चे देते हैं, जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं, हम उनकी बात करें। अंडों को जन्म नहीं, जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं उसकी। और सबसे पुराना अस्तनी में, स्तनधारी में सबसे पुराना स्तनधारी या अस्तनी दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसमें भी कई है। कुछ लोग वेल को ही मानते हैं, बोहेड वेल।
वेल में भी कौन सा, बोहेड, बोहेड, बोहेड वेल। कुछ लोग दोस्तों बोहेड वेल को सबसे पुराना स्तनी मानते हैं, कुछ लोग दोस्तों एकिडना को मानते हैं, ठीक है, एकिडना, ठीक है, एकिडना एक जीव भी है, कुछ लोग एकिडना को मानते हैं और कुछ लोग ब्रेसिलोडन को मानते हैं। किसे, ब्रेसिलोडन, ब्रेसिलोडन, ठीक है, ब्रेफिलोडन। तो आप देखिएगा कि बोहेड वेल का नाम मिल रहा है, एकिडना का नाम मिल रहा है, ब्रेसिलोडन का नाम मिल रहा है, किसका नाम मिल रहा है, ये इसी तीन में से किसी न किसी एक का नाम मिलेगा, क्योंकि बहुत पुरानी चीज है ना ये यार, लाखों साल पुराना है, करोड़ों साल पुराना। ये जो स्तनी आप देख रहे हैं ना, करोड़ों साल पुराने स्तनी है, ठीक है। तो भाई अब उनका जांच पड़ताल किया गया, अब अलग अलग वैज्ञानिकों का ग्रुप है, वो लोग अलग अलग तथ्यों को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से कहना मुश्किल है कि इन तीनों में से पहले नंबर पर किसको रखा जाए, ये लड़ाई का विषय हो जाएगा और कोई इस पर निष्पक्ष रूप से आपको उत्तर नहीं दे सकता। इससे बेहतर है कि आप तीनों याद कर लीजिए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं चाहता हूं लड़ाई और विवाद वाले सवालों में आप दोनों उत्तर याद रखिए, जो एग्जाम में आएगा देख लिया जाएगा, लेकिन तरीका यही होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। चलिए और आगे चलता हूं लेकर के और अच्छी अच्छी चीज दिखाता हूं। करा सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी कौन सा है, पक्षी, सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी है, पक्षी और रहता जमीन पे है, उड़ता उड़ने, स्थलीय पक्षी स्थल पर पाए जाने वाला तो शुतुरमुर्ग है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग को माना जाता है। किसे माना जाता है, शुतुरमुर्ग को माना जाता है सबसे बड़ा स्थलीय पक्षी। सबसे तेज भी दौड़ने वाला स्थलीय पक्षी भी यही है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला, ठीक है, और सबसे बड़ा अंडा भी इसी का होता है, ठीक है, सबसे बड़ा अंडा भी दोस्तों किसका होता है, शुतुरमुर्ग का ही होता है। तो ये वाली बात भी याद रखिएगा, स्थल पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी दोस्तों शुतुरमुर्ग है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला, सबसे पुराना कपि कौन सा है, क्या दिया दोस्तों, कपि। कपि मतलब होता बंदर, वानर, ठीक है। कपि का मतलब क्या हो गया, कपि का मतलब हो गया वानर, और वानर का मतलब हो गया वन में रहने वाले नर, ठीक है, वन में रहने वाले नर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वानर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे, बंदर अलग हो गया, वानर अलग हो गया। सबसे पुराना कपि दोस्तों किसे कहा जाता है, एक प्राइमेट आपने पढ़ा था, सबसे पुराना प्राइमेट, ठीक है, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पुराना प्राइमेट, सबसे पुराना प्राइमेट, वहां आपने पढ़ा था लीमर का नाम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीमर, ठीक है, लीमर का नाम पढ़ा था। लेकिन सबसे पुराना कपि पूछ दे तो एक कपि भी दोस्तों भारत में पाया गया, इसका नाम है राम नगरेंसिस, क्या नाम है, राम नगरेंसिस, ठीक है, राम नगरेंसिस, ठीक है, राम नगरेंसिस दोस्तों ये भारत में पाया गया था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ये सबसे पुराना कपि के रूप में इसे हम याद रखते हैं और एग्जाम में भी यही आता है, ठीक है। करा विश्व में सबसे विषैला सर्प कौन सा है, ठीक है। अब जैसे आपके दिमाग में कोबरा उत्तर आता है, कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा, हाँ, किंग कोबरा आता है, तो मैं बता दूं दोस्तों किंग कोबरा ये भारत का सबसे जहरीला है, ठीक है, भारत का सबसे विषैला सर्प है। जबकि यहां भारत का सबसे विषैला नहीं पूछा जा रहा है, यहां तो सवाल विश्व का है ना, तो आप भारत का क्यों बता रहे हो। अब आपको उत्तर नहीं पता कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो याद रखेगा इनलैंड ताइपन, यह भी नया खोज हुआ है, पुराना नहीं पढ़िए। इनलैंड ताइपन, जी हाँ। आप रेशल वाइपर का नाम भी आपने सुना होगा, वो भी बहुत खतरनाक होता है, या पेनिनसुलर टाइगर सर्प भी कहा जाता है, वो भी बहुत खतरनाक होता है, पेनिनसुलर टाइगर सर्प, ठीक है। तो याद रखेगा ये, इसी तरह रेशल वाइपर का नाम भी याद रखेगा, ठीक है, रेशल वाइपर बहुत खतरनाक सर्प भी है। तो फिलहाल देखिएगा एग्जाम में इनलैंड ताइपन दोस्तों ये नया है, ठीक है, ये नया है, कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। आप किताब भी पढ़ते हैं ना तो 20 साल पुरानी किताब पढ़ते हैं,
जहां पे कुछ अपडेट ही नहीं हो रहा है, बस वो चीजें लिखी लिखाई चली आ रही हैं और कोई अपडेट नहीं हो रहा। तो जब नई चीजों को पढ़ेंगे, जब शोध करके पढ़ेंगे, समय पर खोजें होती रहती हैं, तो नए नए चीज ऐड ऑन होते हैं। वो आपको कौन बताएगा? जब अपडेट होके पढ़ेंगे तो अपडेट का आंकड़ा आप हमसे लीजिए, मुझसे ज्यादा अपडेट कौन है? एक एक सवाल पे अपडेट होता हूं मैं, एक एक सवाल पे अपडेट होता हूं, उत्तर जानता हूं, फिर भी एक बार जरूर मैं गूगल सर्च करता हूं कि देखिए कुछ नया आंकड़ा तो नहीं आ गया। नया आएगा तो बच्चों को बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सबसे विषैला भारतीय सर्प। अब आप किंग कोबरा का जवाब दीजिएगा। किंग कोबरा जो है दोस्तों, किंग कोबरा जो सांप है, ठीक है, किंग कोबरा, ये सबसे विषैला भारतीय सर्प है, ठीक है। विश्व का नहीं है, विश्व में तो इनलैंड टाइप, इनलैंड विश्व का अगर पूछे तब आप क्या बताएंगे? इनलैंड टाइपेन, ठीक है। इनलैंड, पीछे इनलैंड ही लिखा था ना, कुछ और नहीं लिखा ना, ठीक है। इनलैंड मात्रा ये अड़ा यहां कर दिया, उसमें बिंदी लगा दिया था, इनलैंड टाइपन, ठीक है। तो विश्व का पूछेगा तो इनलैंड टाइपन बताएगा, भारत का पूछेगा तो किंग कोबरा बताएगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। कर विषैली छिपकली का उदाहरण दीजिए। वैसे सामान्यतः छिपकली विषैली होती नहीं है, देखिएगा, सामान्यतः छिपकली विषैली नहीं होती है। लेकिन यहां पर जिसकी बात करें उसका नाम है हेलियोडर्मा। क्या नाम दोस्तों? यहां जिसकी बात करें उसका नाम है हेलियोडर्मा, ठीक है। हिलोडर्मा जो छिपकली है दोस्तों, ये कहा जाता है ये दुनिया की सबसे विषैली छिपकली है। अच्छा, ये हिलोडर्मा जो नाम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा इसका एक और नाम मिलता है, इसको कहते हैं बीडेड लिजार्ड। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? वीडेड लिजार्ड, ठीक है। लिजार्ड का मतलब ही होता है छिपकली। ये इसी का दूसरा नाम है। हिलोडर्मा जो छिपकली है, इसी का दूसरा नाम है वीडेड लिजार्ड। लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। लिजार्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसका मतलब होता है छिपकली। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। सामान्यतः छिपकली विषैली नहीं होती है, लेकिन सबसे विषैली छिपकली के रूप में ढूंढा गया तो हिलोडर्मा का नाम मिला है। यह आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए, करा विषैली मछली का उदाहरण दीजिए। अब वही बात यहां भी है कि सामान्यतः मछली भी विषैली नहीं होती है, ठीक है। सामान्यतः मछली विषैली नहीं होती, ठीक है। अगर विषैली होती तो उसको खाया थोड़े जाता। विषैली नहीं होती है। फिर भी यहां सवाल कर रहा है कि विषैली मछली अगर आ जाए एग्जाम में तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप जवाब दीजिएगा, ये खतरनाक मछली, इसका नाम है द स्टोन फिश। क्या नाम है? द स्टोन फिश, ठीक है। द स्टोन फिश दोस्तों याद रखेंगे, ये सबसे विषैली मछली कही जाती है। स्टोन फिश को क्या माना जाता है? सबसे विषैली मछली माना जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि भाई अब तक मैं आपको 8 विषय विधिवत पढ़ा दिया, जिसमें पूरा इतिहास हो गया, पूरा संविधान हो गया, पूरा भूगोल हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान हो गया। ये 8 विषय विधिवत पढ़ा दिया। पीडीएफ की बात आती है दोस्तों, तो पीडीएफ आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। वैदिकी नाम का आपको ऐप मिल जाएगा, या वैदिकी.com वेबसाइट है, या फिर इसी नाम से दोस्तों ऐप भी मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप कॉल कर सकते हैं 9026156165, ठीक है। तो सारी पीडीएफ जो दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा इस क्लास से संबंधित, ठीक है। फ्री वाली पीडीएफ चाहिए तो भी मिल जाएगा, और अगर प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए तो भी मिल जाएगा, ताकि आप इस क्लास का अच्छे से रिवीजन कर सको, ठीक है। कई बार ये भी दिमाग में आता है कि सर किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं? तो भैया आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 16,500 सवाल हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज तो हमारा 16,530 सवाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे बूथ बूथ से घड़ा भरता है, उसी तरह से एक एक लेक्चर हमारा एक कवर होते जा रहा है, और आज हम 551 नंबर का लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। 551 नंबर का ये लेक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है। करा उड़ने वाली मछली का नाम बताओ। फ्लाइंग फिश। उड़ने वाली मछली को हम क्या कहते हैं? इसका नाम रखा गया फ्लाइंग फिश। क्या नाम रखा गया दोस्तों?
फ्लाइंग फिश रखा गया और कह रहा है अच्छा क्या सच में मछली उड़ती है? नहीं, वो छलांग लगाती है शिकारियों से बचने के लिए। अच्छा डॉल्फिन को भी छलांग लगाते देखा होगा लेकिन उड़ती नहीं। लेकिन ये जो उड़ने वाली मछली होती है ये इसके जो गलफड़े के पास दोस्तों जो पैर होते, पंख होते हैं ना, वो फड़फड़ाने वाले होते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः मछली उड़ रही है। तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा ये जो उड़ने वाली मछली है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एक्सोक्वेटेड। क्या नाम है? पहले शब्द लिखेगा, थोड़ा सा अटपटा जैसा नाम है, आप 10 बार बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम लिख क्या रहे हैं। तो एक एक शब्द लिखेगा, पहले लिखेगा एक्सो, फिर लिखेगा कोएटिडे, कोएटिडे, ठीक है, एक्सोक्वेटिडे। एक्सोक्वेटिडे ये उड़ने वाली मछली को कहा जाता है। कई बार एक सवाल देता है कि उड़ने वाली मछलियों का भूमि किसे कहते हैं? सवाल क्या आता है सुनिएगा, सवाल आता है उड़ने वाली मछलियों की भूमि, ठीक है। अगर ये सवाल आए तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा बारबाडोस को, ठीक है, अच्छा बारबोडोस नाम है कि बारबाडोस नाम है? बताइए। इसका नाम बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस, ठीक है। बारबाडोस को दोस्तों क्या कहा जाता है? ये कंट्री है, यह एक देश है बारबाडोस, ठीक है। याद रखेगा इसे उड़ने वाली मछलियों का देश कहा जाता है। बहुतायत मात्रा में यहां मछलियां पाई जाती हैं, ये कहने का तात्पर्य, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को। कर अंडे देने वाले स्तनी कौन होते हैं? लिखेगा प्रायः स्तनी बच्चे देते हैं, ठीक है, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं, ठीक है, अंडे नहीं, ठीक है। प्रायः क्या? अधिकतर। आप ये कहिए अधिकतर की बात कर रहे हैं, अधिकांशतः, ठीक है, अधिकांशतः जितने भी स्तनी होते हैं वो अंडे नहीं देते, वो बच्चे देते हैं। क्योंकि स्तनधारियों की पहचान ही, मूल पहचान उसका क्या है? बच्चा देना उनका मूल पहचान है। लेकिन अब यहां बवाल खड़ा कर दिया कि हम उसे स्तनी भी कहते हैं और ऊपर से दोस्तों अंडा देने वाले स्तनी है। अब दोस्तों इसमें किसका नाम याद रखेंगे? अब इसमें कई सारे हैं, जैसे कई लोग एकिडना पीछे हम लोग पढ़े थे, ठीक है, अकशेरुकी वाले में, उसे भी दोस्तों यहां पे रख दिया जाता है, ठीक है। इकिडना वो कांटेदार, अच्छा छोड़िए, हाँ लिख लीजिए, अच्छा इकिडना, ठीक है। ये इकिडना हो सकता है आपके लिए नया हो, लेकिन अब इसका एक मैं दूसरा बता दूं, चींटीखोर का नाम सुना है? जो चींटी खाता है, हाँ, इसको कांटेदार चींटीखोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांटेदार चींटीखोर। चींटीखोर नाम क्यों दिया गया? क्योंकि चींटियों को खाता है, इसलिए इसे चींटीखोर कहा जाता है। तो इकिडना को लिखिएगा। कई लोग दोस्तों प्लेटिपस को बोलते हैं, ठीक है, कई लोग प्लेटिपस, ठीक है, कई लोग प्लेटिपस को मानते हैं, ठीक है, प्लेटिपस को बत्तख बिल वाला बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं, इनको आप ध्यान देंगे। ये अंडे देने वाले स्तनी है। अच्छा एक सवाल ये पूछता है कि ऐसे स्तनी जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है मोनोट्रीम। अंडे देने वाले स्तनी को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मोनोट्रीम। क्या कहते हैं? मोनोट्रीम। ऐसे स्तनी जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मोनोट्रीम कहा जाता है, मोनोट्रीम, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे आप सभी। और आगे आइए, करा सबसे लंबा स्तनी कौन सा है? ठीक है, लंबा मतलब ऊंचा। लंबा का मतलब यहां क्या है? सबसे ऊंचा स्तनी। तो सबसे ऊंचा स्तनी माना जाता है जिराफ को, ठीक है। जिराफ भाई जानते हैं उसकी गर्दन कितनी, जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ऊंचा तक गर्दन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे लंबा स्तनी किसे कहा जाता है? जिराफ को कहा जाता है। और ऐसे तो देखेंगे तो जल में रहने वाला स्तनी, ठीक है। इसी तरह दोस्तों दो सवाल और आप यहां याद रखेगा। इसी तरह जलीय स्तनी और स्थलीय स्तनी, ये भी आपको पीछे पढ़ाया गया था, भूलना नहीं है कुछ, ठीक है। स्थलीय स्तनी तो आपने जली में क्या पढ़ा था? जली में आपने ब्लू व्हेल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? नीली व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल को पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह स्थली में आपने क्या पढ़ा था? स्थली में आपने पढ़ा था अफ्रीकन हाथी या अफ्रीकी हाथी, यही देखा था ना। तो लगे हाथ दोस्तों, इन दोनों बातों को भी आप याद रखेंगे। बाकी जिराफ जो है ये सबसे लंबा कहिए या सबसे ऊंचा कहिए, इस तरह से अगर सवाल बने तब दोस्तों आप जिराफ
को अपना उत्तर दीजिएगा, नहीं तो सोच समझ कर दीजिएगा क्या देना उत्तर, ठीक है। मैं तो आपको हर चीज बताते चल रहा हूं, लेकिन एग्जाम में देखिएगा जलीय शब्द, स्थलीय शब्द ये सब दिया है, तो आप अपना उत्तर उसी अनुरूप बदल दीजिएगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब सब कुछ जानने के बाद भी आपसे कहां और कैसे गलती हो गई, ठीक है। और आगे चलिए, कर दांत रहित स्तनी कौन सी है? ऐसी स्तनी जिसके पास दांत नहीं होता है। दांत नहीं होता क्यों? जीभ से खाते हैं। तो ये जो पीछे आप एकिडना पढ़ रहे थे ना, एकिडना, ठीक है, एकिडना, ठीक है, जिसे आपने कहा चींटीखोर, ठीक है। एकिडना क्या है दोस्तों? एकिडना एक तरह की चींटीखोर है, चींटियों को खाते, चाटते हैं। खाते क्या है? दांत तो है नहीं, कूचते नहीं हो, चाटते हैं। तो दांत रहित स्तनी में दोस्तों किसका नाम लेते हैं? एकिडना को लेते हैं। या फिर कई बार पेंगोलिन मिल जाता है, ठीक है, पेंगोलिन, पेंगोलिन ये भी ऑप्शन मिल जाता है, पेंगोलिन। इसके पास भी दोस्तों दांत नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे दे रहा है, किन पशुओं में दांतों की संख्या सर्वाधिक होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा दांत दोस्तों ये किसके मुंह में पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा दांत किसके मुंह में पाए जाते हैं? आपको भरोसा नहीं होगा, सुनिएगा, बहुत गजब का जवाब आपको बता रहा हूं। घोंघा, या दोस्तों घोंघा का नाम सुना ना, घोंघा। घोंघा के मुंह में दोस्तों लगभग 14,000 दांत होते हैं। इतने महीन महीने दांत होते हैं कि आप उसको, वैज्ञानिकों ने एक आंकड़ा बताया है कि लगभग 14,000 दांत। लेकिन मुझे पता है इस तरह का ऑप्शन आपके एग्जाम में मिलने वाला नहीं। ये 14,000 दांत ये रखा रह जाएगा, मिलेगा नहीं। एक है दोस्तों स्पिनर डॉल्फिन, उसके पास दोस्तों लगभग 252 दांत होते हैं। नाम क्या है? स्पिनर, स्पिनर डॉल्फिन, स्पिनर डॉल्फिन है। इसके पास देखा जाए तो गिनती के आपको 252 दांत मिल जाएंगे, लेकिन यह भी एग्जाम में कम ही मिलेगा। अब जो हम जो जानकारी रखते हैं वो है दोस्तों मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ। मगरमच्छ के मुंह में दोस्तों लगभग 80 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 80। अब जो एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा सुअर का ऑप्शन। सुअर के मुंह में दोस्तों लगभग 44 दांत होते हैं। और आपको ऑप्शन मिल सकता है घोड़ा का। घोड़ा के मुंह में भी दोस्तों लगभग 40 प्लस दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, पता नहीं एग्जामिनर के दिमाग में क्या है, कहां तक सोचा है, कहां तक पढ़ा है, तो एग्जामिनर ही जानेगा। आप कहां तक पढ़े, आप घोंघा तक पढ़े हैं, तो 14,000 दांत दोस्तों घोंघा के मुंह में, ठीक है। तो गिन ही नहीं पाएगा कोई। स्पिनर डॉल्फिन के मुंह में 252 दांत होता है, लेकिन जलीय जीव है। मगरमच्छ एक उभयचर प्राणी है जो जल के अंदर भी रहता है और उसके बाहर भी रहता है, ठीक है। तो इसको इसलिए मैंने बता दिया 80 दांत। बाकी सुअर दोस्तों तो स्थलीय प्राणी है, घोड़ा भी स्थलीय प्राणी है, तो इसे भी आप सोच समझकर याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, करा किस परत के कारण कुछ जंतुओं की आंखें रात में चमकती हैं, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं टैपिकम ल्यूसिडम। क्या बोलते हैं? टैपिकम। ये आंखों के चमकने का कारण क्या है? इसका कारण है टैपिकम, टैपिकम ल्यूसिडम, ठीक है, ल्यूसिडम, ठीक है। ये खास करके बिल्ली हो गई, कुत्ते हो गए, इनकी आंखों में पाया जाता है। तो कभी देखिए गाड़ियों की रोशनी जब आंखों पर पड़ती है तो ये चमक जाती है, अजीब सी इनकी चमक होती है। इंसान की आंखें ऐसे नहीं चमकती, ऐसे जानवरों की आंखें चमकती है। तो ये टैपिकम, टैपिटम बोलते हैं शायद, टैपिकम नहीं टैपिटम ल्यूसिडम, टैपिटम, ठीक है, टैपिटम, टैपिटम ल्यूसिडम याद रखेगा। ये खास करके कुत्ते बिल्ली लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कुत्ता हो गया, जैसे बिल्ली हो गया, ठीक है, इन सब जो इत्यादि ये सब जो जीव होते हैं इनकी आंखों में ये पाए जाते हैं। गाय भैंस के भी आंखों में पाए होते हैं, उनकी भी आंखें रात में चमकती हैं। हाँ, आप यहां लिखिए, मान लीजिए गाय हो गया, भैंस हो गया, 2-4 जीव तो आपको पता होना चाहिए ना जिनकी आंखें रात में चमकती रहती हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ नया सवाल बताता हूं पेड़ पौधे और फूल फल से संबंधित, ठीक है। सुनिएगा, करा विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? क्या दे दिया दोस्तों? सबसे बड़ा पेड़, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पेड़ किसे कहा जाता है? सोच के बताओ। अब रेफ्लिसिया पे, रेफ्लिसिया फूल का नाम है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहां बताओ सबसे बड़ा पेड़ दोस्तों कहां है? इसका नाम है शिकोआ, ठीक है। क्या नाम है? सिकोआ, ठीक है। विशाल सिकोआ, तो विशाल तो मतलब बड़ा होने की वजह से कहा गया, नाम तो इसका सिकोआ ही।
कितना बड़ा है सर? तो लगभग याद रखेगा। अच्छा, ये कहां पाया जाता है? तो सिकोआ वाला जो पेड़ है दोस्तों, ये अमेरिका में दोस्तों पाया जाता है। ये आप याद रखेंगे। अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो लगभग 100+ मीटर। अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे कि सर ये कितना ऊंचा होता है, तो याद रखेगा लगभग 120 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 12 तिया 36, 360 फीट। सर मजाक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आप? इतना बड़ा पेड़ होता है और 360 फीट का पेड़, तो 100 फीट तो 120 मीटर लिखा हुआ है। कितना बड़ा आंकड़ा है ये जो लिखा हुआ, बिल्कुल सही है। पेड़ मोटा पता कितना होता? व्यास, इसके रेडियस की बात करें, ठीक है, रेडियस नहीं, डायमीटर की बात करें। देखिए डायमीटर मतलब क्या हो गया? ये देखिए यहां से यहां, ठीक है, ये डायमीटर मतलब हो गया व्यास। व्यास को डी से डिनोट किया जाता है। इसका व्यास दोस्तों लगभग 13 मीटर का होता है। 13 मीटर मतलब कितना हो गया? 13 तिया 39 फीट। 39 से लेकर 40 फीट कितना होता है? इतना मोटा पेड़ बहुत होता है भाई, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। आंकड़े थोड़ा सा अतिशयोक्ति टाइप के लग रहे हैं, लेकिन जो मैंने देखा वही बता रहा हूं। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा, एक तो आवृतबीजी है, ऊपर से दे रहा दोस्तों कि सबसे लंबा है, ठीक है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा दोस्तों किसे कहा जाता है? या यूकेलिप्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। यूकेलिप्टस को याद रखेगा, इसे पर्यावरण का आतंकवादी भी कहा जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवादी यूकेलिप्टस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहां कहीं रहता है ना, वहां के जल को सोख लेता है और मिट्टी को अनुपजाऊ बना देता है, ठीक है। तो याद रखेगा, जल सोख कर मिट्टी की उर्वरता को समाप्त कर देता है। मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है दोस्तों? ये समाप्त कर देता है। ये आवृतबीजी पौधा है, सबसे लंबा यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे चलिए, कर विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? क्या लिख दिया दोस्तों? कर सबसे छोटा बताइए। लेकिन पुष्प देने वाला पौधा कौन सा जो सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है? तो वोल्फिया को कहा जाता है। ये तो बहुत पुराना जवाब है और आज तक ये बदला। इसको मैं पिछले 10-15 साल से पढ़ रहा हूं। वोल्फिया आज तक उत्तर ही नहीं बदला, ठीक है। हाँ, वोल्फिया को कई नाम से जाना जाता है, तो इसके 1-2 नाम हो सकता है एग्जाम में और दे दे। जैसे इसी को वाटर मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को वाटर मिल बोलते हैं क्योंकि पानी में पाया जाता है। इसी को डकवीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डकवीड। अच्छा, ये होता कैसा है? ये पानी में दोस्तों पाया जाता है। ये इतने महीन होते हैं कि इसके जो पुष्प होते हैं, इसको आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इतना छोटा छोटा पुष्प होता है। माइक्रोस्कोप से दोस्तों दिखाई देते हैं। कैसे माना जाए कि पुष्प हैं? तो पुष्प की पहचान होती है, उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, जिस किसी में पुंकेसर स्त्री केसर पाया जाता है, बस यही तो पुष्प की पहचान है। तो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर नजर है, नंगी आंख से तो देख ही नहीं पाएंगे। इतना छोटा पुष्प, अब बताइए इतना छोटा है तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो इसे भी आप जो है ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। करा सबसे बड़ा फूल कौन सा है? अच्छा, वोल्फिया और रेफ्लिसिया बड़ा मिलता जुलता नाम है। वोल्फिया जो है दोस्तों सबसे छोटा फूल है। वाटर मिल इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में पाया जाता है। और अगर सबसे बड़ा बोल दे दोस्तों तो रेफ्लेसिया अर्नोल्डी बताइएगा। क्या बताएंगे? रेफ्लेसिया अर्नोल्डी, ठीक है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी ये सबसे बड़ा फूल दोस्तों इसे कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। इसको सौ पुष्प कहा जाता है, डेड फ्लावर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे कहते हैं डेड फ्लावर। ये डेड फ्लावर दोस्तों क्यों कहा गया? डेड का मतलब लाश हो गया। इसे लाश का फूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लाश का फूल भी दोस्तों इसे कहा। ऐसा क्यों? क्योंकि सड़े हुए मांस जैसी दुर्गंध आती है, ठीक है। देखिएगा, सड़े मांस
जैसी दुर्गंध, ठीक है, दुर्गंध आता है इस रेफ्लेसिया से, एकदम गंदा सा गंध आता है, ऐसे मान सड़ जाता है ना, वो ऐसा गंध देता है रेफ्लेसिया, ठीक है, लेकिन होता बहुत बड़ा है, तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखिए, कह रहा है सबसे छोटे बीज जो है दोस्तों ये किस पादप के होते हैं, क्या दे रहा दोस्तों, सबसे छोटे बीज, ठीक है, सबसे छोटा बीज ये किस पादप का होता है दोस्तों, तो अगर ये सवाल आए तो बताएगा आर्किड्स के, ठीक है। आर्किड्स का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता रहा होगा कि आर्किड्स के जो बीज होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं, ठीक है, अत्यंत छोटे बीज होते हैं आर्किड्स के, ठीक है, ये आप याद रखेगा ये, ठीक है। अच्छा, ये बीज इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, धूल के कण जैसे होते हैं, ठीक है, देखिएगा, धूल के कण के समान, धूल के कण के समान होते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें किससे देखना पड़ता है, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इतने छोटे छोटे बीज होते हैं। बताइए, जो पढ़ा होगा क्लास में, कभी सुना होगा, वही तो इन सारे सवालों का जवाब देगा, जो पढ़ा ही नहीं होगा भाई जवाब क्या देगा। कभी कम से कम एक बार तो पढ़े रहिए, आप भी बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, लेकिन ऐसी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, तुम्हारी पहली क्लास है, पढ़िए ना, मैंने 8वीं से अब तक पढ़ा दिया आपको, पीछे का जाके देखिए, आनंद ही आनंद आएगा आपको पढ़ने में। आगे देखिए, कह रहा सबसे बड़ा फल दोस्तों किस पादप का होता है, फल की बात कर रहा, फ्रूट, सबसे बड़ा फल, तो यहां पे भी कई नाम है। कई लोग दोस्तों मानते हैं कटहल को, किसको मानते हैं, कटहल, जो हम लोग खाया जाता है कटहल, ठीक है, कटहल, इसको दोस्तों सबसे बड़ा फल मानते हैं, लेकिन पेड़ पर लदा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, यह पेड़ पर लटका हुआ, ठीक है, पेड़ पर लटका हुआ फल, ये इसे हम इसकी गिनती करते हैं। कुछ लोग लोडोइसिया को मानते हैं, ऑप्शन आपके एग्जाम मिलेगा लोडोइसिया, क्या मिलेगा, लोडोइसिया शब्द मिलेगा, ये सबसे बड़ा फल माना जाता है लोडोइसिया को, तो याद रखेंगे लोडोइसिया दोस्तों एक तरह से फल नहीं है, सबसे बड़ा बीज इसका होता है, ठीक है, फल मत कहिए, सबसे बड़ा बीज, ठीक है, ये किसका होता है दोस्तों, लोडोइसिया का होता है, तो कई लोग उसको फल में काउंट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा बीज जो आपने देखा था वो आर्किड्स का देखा था, सबसे बड़ा बीज दोस्तों लोडोइसिया का होता है, तो कह रहा लोड लीजिए, मेरा बड़ा है ना, लोड लेने की बात कर तो लोडोइसिया याद रखेंगे, ठीक है। और बाकी कटहल दोस्तों पेड़ पर लटका हुआ सबसे बड़ा फल माना जाता है, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोग सेब को फल बोलते हैं ना, सेब को झूठा फल कहा जाता है, आप विश्वास कीजिए, ठीक है, सेब, कई बार दोस्तों लोग सेब को फल समझते हैं, मैं आपसे पूछूं क्या सेब फल है, तो बताएगा नहीं, सेब फल नहीं है, सेब को क्या कहा जाता है, सेब को झूठा फल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, झूठा फल, क्योंकि फल है ही नहीं। अब आप पढ़िएगा कि ये फल क्यों नहीं माना जाता है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा सबसे बड़ी पत्ती ये किस पादप की होती, किस पौधे की होती है, तो इसको बोलते हैं राफिया पाम, क्या बोलते हैं, राफिया पाम। जब मैं राफिया पाम के बारे में पढ़ा, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि मेरे लिए नया सवाल था। ईमानदारी से बताऊं, आपकी क्लास बनाते समय मुझे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, ईमानदारी से बता रहा हूं, और इसलिए मिलता है क्योंकि हर सवाल के पीछे मैं गहन जांच करता हूं। तो जब ये सवाल पहली बार मुझे मिला तो मुझे लगा ये अच्छा सवाल है, हम लोग फल पढ़ते हैं, बीज पढ़ लिया, बड़ा पेड़ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, तो ऐसा कौन सा पौधा है या क्या है जिसकी पत्ती बड़ी होती है, अच्छा सवाल है। तो ये इसका उत्तर मुझे मिला राफिया पाम। तो मेरे समझ में आया कितनी बड़ी इसकी पत्ती होती है, जब इसके बारे में गूगल सर्च किया तो पता चला भैया इसकी पत्ती होती है करीब 80 फीट की, एक एक पत्ती ही दोस्तों 80 फीट की पत्ती होती है, ठीक है। इसी तरह एक और पादप है, उसको भी मिलता है नाम, जैसे विक्टोरिया एमाजोनिका उसका नाम है, विक्टोरिया, ये दूसरा है विक्टोरिया एमाजोनिका। कुछ लोग दोस्तों इसको सबसे बड़ा पादप मानते हैं, इसका उतना तो नहीं है, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको वाटर लिली भी बोला जाता है, इसको वाटर लिली भी कहा जाता है। लेकिन राफिया पाम ये बड़ी 80 फीट की पत्ती, 80 समझ रहे हैं, मतलब हद हो गया। अब तो हम लोगों ने गजब गजब चीज पढ़ा ना, आप भी गूगल सर्च करिए, आपको आनंद मिलेगा, ठीक है, लगेगा कि हाँ कुछ नया मिला। करा कौन सी मछली विश्व
का सबसे छोटा कशेरुकी जंतु है। ये बहुत छोटी मछली दोस्तों, विश्व की सबसे छोटी कशेरुकी जंतु कौन सी, इतनी छोटी मछली दोस्तों कौन सी है? तो इसमें नाम आता पैंडाका का, पैंडाका पिग्मिया, पैंडाका पिग्मिया, ठीक है। पैंडाका पिग्मिया ये दोस्तों कहा जाता आधी इंच की मछली है। 1 इंच इतनी बड़ी होती है ना, आधी इंच सोचो। ये 13 mm की मछली है, कल्पना करो 13 mm या 0.5 इंच। अब देख लो कितनी बड़ी मछली पैंडाका। और दोस्तों इस एक तो इससे भी छोटा खोज आ गया, इसका आधा, ये तो 13 इंच का है, वो 6.5 सॉरी ये तो 13 mm का, वो 6.5 mm का मिला, यानी 2.5 इंच की मछली है दोस्तों इंच में। उसका नाम है स्टाउट इन्फेंट फिश, स्टाउट इन्फेंट फिश। ये जो दोस्तों ये 6.5 mm की है, यानी 0.25 इंच की। अब देखो 1 इंच, आप देख लो 1 इंच इतना बड़ा होता है, इतनी छोटी सी मछली, इतनी छोटी सी ये मछली है, तो कितना छोटा है मछली। तो इसीलिए तो बोल रहा कि विश्व का सबसे छोटा किसमें, कशेरुकी जंतु में से गिना जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला कशेरुकी जंतु कौन सा है। सवाल देखिएगा, पूछा है सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा जीवित दोस्तों रहने वाला कशेरुकी, अकशेरुकी नहीं, कशेरुकी जंतु दोस्तों कौन है? तो इसमें भी 2 लोग हैं। कुछ लोग ग्रीनलैंड शार्क को मानते हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा इसका, ग्रीनलैंड शार्क, ठीक है, ग्रीनलैंड शार्क। वैज्ञानिकों ने जब पता किया कि इसकी उम्र कितनी है, तो पता चला इसका उम्र मिला लगभग 400 साल। कितना मिला? 400 प्लस साल, इतने साल तक ये जीवित रहती है। अब बताइए, कहेंगे सर गजब गजब चीज बता रहे हैं। दूसरा लिखेगा कछुआ, ये काफी सामान्य सा आंसर है, ठीक है, कछुआ। और कछुआ कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? तो लगभग 200 साल, ठीक है, 200 प्लस साल तक ये कछुआ जीवित रह सकता है। मतलब वर्तमान में जो सबसे पुराने प्राणी है वो कितना उसका एज है। मेटाबॉलिज्म इनका बहुत स्लो होता है ना, ऐसे जीव जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा वो ज्यादा दिन तक जीवित रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है, इसलिए हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो 1-2 दिन में मर जाते हैं। मच्छर पैदा, वो मर जाएगा, पता करिए उसकी लाइफ साइकिल कितनी है, हफ्ते भर थोड़े होती, बहुत कम, 2-3 दिन में खत्म। एक मच्छर पैदा हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि पैदा हो रहा, बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है। हमारे बढ़ने में तो थोड़ा समय भी लगता है। कीड़ों को देखिए, आज पैदा हुए, शाम तक बढ़ गए। और मच्छर देखिए पैदा होता है, उड़ने लगता है तुरंत। लार्वा पे जो विकसित होता है लार्वा से, वो उड़ने लगता है तुरंत, ठीक है, 1 दिन बाद। तो फिर 2 ही दिन बाद उसका लाइफ साइकिल भी खत्म हो जाता है। कई जगह पढ़ेंगे मच्छरों की लाइफ साइकिल खाली 24 घंटे होती है, इतना भी कम नहीं होता मच्छर मक्खी का, थोड़ा लाइफ साइकिल है उनका, ठीक है। तो इनको याद रखेंगे। अब एग्जैक्ट कितना है मुझसे कसम मत लीजिए कि मैं आपको कसम खा के बताऊं। ये जो चीजें मेरे कंट्रोल में, जो चीजें मैंने पढ़ रखी वो मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। जब कंटेंट कोई भी इंसान अच्छा देगा तो बच्चों को क्लास अपने आप पसंद आएगी, ठीक है। और क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी से निवेदन केवल इतना है कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स के लिए कितना मेहनत करता है, ये आप एक बार पढ़कर देखो। जब तक बैच नहीं पढ़ोगे आपको जानकारी नहीं होगी मेरे बारे में। और केवल फ्री वाला पढ़ के मदमस्त मत रहिए, ठीक है। एक बार मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को पढ़ के देखिए। मैं तो कह रहा एक बार हिस्ट्री पढ़ के देख लो, बहुत सुपर सेलिंग बैच है, गजब का बैच है। जिसने भी लिया वो खुश है, इतनी अच्छी उसकी तैयारी चल रही है। और अभी हाल फिलहाल में मैंने संविधान का बैच भी लॉन्च कर दिया, हिंदी का बैच भी हमारे पास है। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर लीजिए, संपर्क कर लीजिए। बाकी इधर आप ये एप्लीकेशन हमारा है, इस पे मेरी फोटो लगी होगी, पहचान है स्टडी 91 ऑफिशियल। सारी क्लासेज हमारी अब इसी नए ऐप पर चल रही है, तो आप आइए ज्वाइन कीजिए, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।